हेलो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का हमारा जो कोर्स यहाँ पे चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्लासिकल थ्योरी और उसके कुछ ड्रॉबैक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले एक बार आप प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो जब हम क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे कुछ कंसिडरेशन लिए थे, जैसे हमने सभी एटम्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू को सेम मान लिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स दिस इज नॉट सेम फॉर ऑल एटम्स। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन हमने वहाँ पे लिया था वो ये था कि जब हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लो मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया जेड डायरेक्शन में, तो किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो इस एक्सटर्नल फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है और इस थीटा की वैल्यू मैंने वहाँ पे 0 टू पाई कंसिडर कर ली थी। तो 0 टू पाई कंसिडर करिए, इसका मतलब है कि मैंने इस म्यू की ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशंस को यहाँ पे क्या कर लिया है, कंसिडर कर लिया है कि ये जो म्यू है वो इस बी से सभी डायरेक्शंस पे क्या हो सकता है, लाई कर सकता है। लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्पेस क्वांटाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब हम किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर ही लाई करता है। जैसे मान लो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया बी और ये है उसका एंगुलर मोमेंटम, तो इसकी जो थीटा की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, कंटिन्यूस ना होकर क्या होगी, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है अपना मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मतलब किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एटम को रखने पर जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हैं उसकी वैल्यू कंटिन्यूस ना होकर क्या होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं। और हम अब इसी को बेस मानते हुए, या फिर मैं बोलूं कि हम स्पेस क्वांटाइजेशन को बेस मानते हुए ही इस थ्योरी को आगे समझ सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले कंसिडर करता हूं कि मान लो मेरे पास कोई एक मटेरियल है जिसमें n नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू हैव सम डिस्क्रीट वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, n नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम का कोई मटेरियल लिया है। अब जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसे मटेरियल शो करते हैं, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर होते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, उनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा, और उन दोनों का वेक्टर सम ही क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो हम यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम को ही कंसीडर करके चलेंगे। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, स्पिन मोशन भी करता है, और स्पिन मोशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और वो होता है एस वेक्टर। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी करता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और वो होता है अपना एल वेक्टर। तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे, ये क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम हमारे पास ये होता है। तो हम जे को यहाँ पे मानते हुए, टोटल एंगुलर मोमेंटम को मानते हुए ही आगे चलेंगे। तो मान लो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपोनेंट की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 2j+1। ये जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ रखा है उसको एक बार यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने एल के लिए जो लिया था, एल क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और एल की वैल्यू जब हमने 0 ली थी तो एम एल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जैसे एम जे यहाँ पे क्या है, एम जे की वैल्यू ये है एम जे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम के। तो जैसे एल की वैल्यू मैंने 0 ली है तो यहाँ पे एम एल की वैल्यू 12+1 ली है। तो 12+1 का मतलब है एम एल की यहाँ पर कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कितने कंपोनेंट्स होंगे इसके, 1 कंपोनेंट होगा, और वो कौन सा होगा, ओनली 0। और अगर मैं एल की वैल्यू 1 लूँगा तो यहाँ पे एम एल की वैल्यू 12+1 के हिसाब से ये नंबर ऑफ पॉसिबल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास, तो ये होंगे एम एल की हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, यहाँ से 3 पॉसिबल वैल्यूज निकल के आएंगी, और वो कौन कौन सी होंगी, -1, 0 और +1। ऐसे ही यदि मैं L = 2 लूँगा तो यहाँ एम एल की वैल्यू क्या होंगी
5 हमारे पास 2l+1 के अकॉर्डिंग, और 5 कौन कौन से होंगी, -2, -1, 0, 1 और 2, इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ml की वैल्यू है वो -L2 + L होती है। तो उसी की तरह यहाँ पर जो mj है, या फिर बोलूँ तो मैं जो mj की वैल्यू वो होती है -J2 लेके -J2 + J तक, इस तरह से होती है। अब आप यहाँ पे स्मॉल j भी ले सकते हो और कैपिटल J भी ले सकते हो, लेकिन आपको एक ही तरह का J यहाँ से लेकर आगे चलना पड़ेगा। अब हमने जब देखा था क्लासिकल थ्योरी में, तो क्लासिकल थ्योरी में हमने देखा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो है थीटा एंगल पर है, और उसके जब हमने दो कंपोनेंट लिए थे, एक तो लिया था वर्टिकल कंपोनेंट, एक लिया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मान लो मैंने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में लगा रखा है। अब जेड डायरेक्शन में लगा रखा है तो ये तो म्यू तो है यहाँ पे क्या, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन इसका जो कंपोनेंट आएगा जेड डायरेक्शन में वो क्या आएगा, अरे लिया था ना आपने म्यू जेड इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, यही क्या लिया था अपन ने, इसका जेड कंपोनेंट मान के सॉल्व किया था। अब यहाँ पे भी अपन क्या लेंगे, इसका जेड कंपोनेंट ही लेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का जो जेड कंपोनेंट होता है वो होता है एम जे जी जे और म्यू भी हमारे पास। एम जे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जी को हम बोलते हैं लैंडेजी फैक्टर, जिसको हम जी जे की जगह जी भी लिख सकते हैं, और यह है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको अपन लिख सकते हैं एम जे जी और म्यू भी, और ये है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट। और जी जे जो है हमारे पास यहाँ पे है लैंडेजी फैक्टर, और लैंडेजी फैक्टर जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 + J + 1 + L + S + 1 S + 1 -L + 1 अपॉन 2J + 1, इस तरह से हम जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जो जी की वैल्यू है लैंडेजी फैक्टर, जी की वैल्यू जो है स्पिन मोशन के लिए, स्पिन मोशन की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए जी की वैल्यू हमारा 2 निकल के आती है, और ऑर्बिटल मोशन के लिए ये 1 निकल के आती है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमने देखा था जब हम किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, -μ.v। तो वही पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ लेंगे, तो U क्या होता है -μ.v। अब वहाँ पे अपन ने क्या लिया था, μ.v की जगह म्यू कॉस थीटा। तो म्यू कॉस थीटा क्या था वहाँ पे, इस म्यू का जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी हम जेड कंपोनेंट ही लिखेंगे, लेकिन कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पे भी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -mj g μv और b, और ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसी भी क्लासिकल थ्योरी पढ़ेंगे या फिर क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें अपन क्या फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हमारा एम होता है इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड करने का। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नेटाइजेशन, फिर अपॉन एच करके हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। और मैग्नेटाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, म्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो उस मटेरियल का जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट अपन निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं अपन, इसका एवरेज लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स का। अब एवरेज लेते हैं तो अपन एवरेज, जब हम क्लासिकल थ्योरी में जब हम एवरेज लेते हैं तो उसको एक बार देखते हैं कि हमने जब क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें एवरेज कैसे लिया था। हमने लिया था कि जब उसमें कोई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n नंबर ऑफ वॉल्यूम होंगे तो वो क्या होंगे, dn होंगे, और उसका z कंपोनेंट होगा यहाँ पे म्यू कॉस थीटा, और उसका इंटीग्रेशन किया था 0 से पाई, और अपन यहाँ पे लिया था dn और यहाँ पे 0 to पाई। लेकिन क्वांटम थ्योरी में या फिर बोलें तो क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में हम इसकी तरह यहाँ पे जेड कंपोनेंट तो लेंगे ही, ये तो चलो जेड कंपोनेंट ले लिया, लेकिन वहाँ पे जो हमने dn लिया था तो वो dn की डिपेंडेंस किस में ली थी, dn किस पे डिपेंड कर रहा है, e⁻u/kt पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी अपन इसकी डिपेंडेंसी इसी पे लेंगे। तो इसको, लेकिन जो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन हम कब करते हैं, जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, या फिर बोलें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या
डायरेक्शंस होती हैं। लेकिन अगर हमें कोई फाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस या फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे, जैसे हमसे बोल दिया कि भाई ये 5 नंबर ऑफ मतलब 5 पार्टिकल है हमारे पास, तो हम 5 को क्या है गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम फाइनाइट नंबर जब हमारे पास होता है तो हम उसके लिए करते हैं समेशन। लेकिन जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर हो, जैसे अगर कोई हमसे बोल दे कि 50 अरब, तो 50 अरब को हम क्या एक एक करके ऐसे गिन तो सकते नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस पूरे वॉल्यूम का क्या कर देते हैं, वहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसी तरह अब हमारे पास यहाँ क्या है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही हमारे पास है, मतलब हम उनको गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे जब समेशन करेंगे तो dn जो है यहाँ पे dn, तो ये तो क्या है समेशन ऑफ e की पावर माइनस u अपॉन के टी, इस तरह से लिख देंगे इसको तो। और u cos थीटा क्या है, z कंपोनेंट, तो z कंपोनेंट को लिखेंगे अपन कैसे, यहाँ पे z कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला mj म्यू बी, mj म्यू बी अपॉन, और अपॉन में तो वहाँ dn लिया था, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे अपन, dn की ही डिपेंडेंस लेंगे, माइनस u अपॉन के बी टी। और t यहाँ पे टेम्परेचर, b यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, u यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं u क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और के वी क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ पे t है यहाँ पे टेम्परेचर। तो एक बार आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन आगे चलते हैं, इससे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ये इक्वेशन हो गई अपनी नंबर 3। अब देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, म्यू का एवरेज इज इक्वल टू mj जी म्यू बी समेशन ऑफ e की पावर माइनस यू। अब देखो यहाँ पर है माइनस यू, ये क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी यही तो थी माइनस mj जी म्यू बी बी। तो इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो e की पावर हो जाएगा mj जी म्यू बी बी अपॉन के बी टी, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ e की पावर mj जी म्यू बी बी अपॉन के बी टी। ये जो पूरी टर्म है वो e के पावर में है। अब देखो समेशन जब हम यहाँ पे करते हैं, तो अब जब हमने इंटीग्रेशन वहाँ पे किया था तो वो किया था 0 से लेके और पाई तक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है फाइनाइट वैल्यू, और फाइनाइट वैल्यू किसकी, टोटल एंगुलर मोमेंटम की। तो उसकी वैल्यू क्या है माइनस जे टू प्लस जे, या तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं प्लस, इसका समेशन करेंगे प्लस जे टू माइनस जे प्लस जे टू माइनस जे। आप यहाँ माइनस जे टू प्लस जे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है अपने पास प्लस जे नीचे टू माइनस जे, और यहाँ पे है प्लस जे टू ये माइनस जे, इस तरह से। अब देखो अब यहाँ पे जब हम म्यू, अब सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, तो एम जे की वैल्यू यहाँ आएगी अंदर, यहाँ पे एम जे इस तरह से यहाँ। अब देखो जी म्यू भी कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया है समेशन से। अब यहाँ पे मैं मान लूँगा कि y इज इक्वल टू जी म्यू बी बी अपॉन के बी टी, इसको मैंने मान लिया है इस y के इक्वल ये, और ये है अपनी इक्वेशन a, इसको मैंने मान लिया है। तो अब यहाँ से मैं म्यू लिखूँगा तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जी म्यू बी, और ये है समेशन प्लस जे टू माइनस जे, और ये हो जाएगा e की पावर, सबसे पहले तो है एम जे ई की पावर एम जे अपॉन के बी एम जे इंटू बाई ये, और नीचे हम लिखेंगे तो समेशन प्लस जे टू माइनस जे, और यहाँ लिखेंगे ई की पावर एम जे और बाई, इस तरह से। तो एम जे बाई यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखो अब हम इसको आगे चलते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मोमेंटम का क्या
एवरेज और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे भी हम मैग्नेटाइजेशन लिखेंगे एम वेक्टर इज इक्वल टू एन, और इसको जब एन म्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा एन जी म्यू बी, और ये आ जाएगा अपने पास इधर समेसन प्लस जे टू माइनस जे, और ये है एम जे ई की पावर एम जे बाई अपॉन समेसन ऑफ प्लस जे टू माइनस जे और ई की पावर एम जे बाई, इस तरह। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ये दिख तो रहा है ना नीचे ही, हाँ ये नीचे प्लस जे है समेसन के बस। अब देखो, अब जो ये पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, तो मैं इसको एक दूसरी टर्म में चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है एम वेक्टर इज इक्वल टू एन म्यू एन जी म्यू बी, एन जी म्यू बी, और मैंने इसको चेंज कर लिया डी अपॉन डी वाई, और अपने पास यहाँ लॉग, ये यहाँ पे ले लिया मैंने लॉग, और इसको लिख दिया ई की पावर लॉग ई की पावर एम जे बाई। ये इस तरह से मैंने इसको लिख सकता हूँ क्या, इस टर्म को। ये जो टर्म आई है हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर में 5 दे देता हूँ। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा है कि हम जब इस टर्म का पूरे का क्या करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे, तो वो कैसे होगा कि ये पूरी टर्म क्या मान ली मैंने, एक्स मान ली। तो लॉग एक्स का क्या होता है, पहले तो 1 अपॉन एक्स, उसके बाद क्या करते हैं अपन एक्स का, तो उसके बाद इसको अपन जब करेंगे तो ये क्या होगा 1 अपॉन, ये है यहाँ पे समेसन भी है इधर प्लस जे टू माइनस जे, इस तरह। अब देखो इसका करेंगे तो यहाँ आएगा समेसन ई की पावर एम जे बाई। अब देखो ये हो गया 1 अपॉन एक्स। अब एक्स का करेंगे तो इसका यहाँ पे क्या होगा, ऊपर ई की पावर एम जे बाई, और पावर का होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका एम जे और समेसन, इस तरह से। तो मान लिया यही टर्म तो इसमें चेंज करिए, यहाँ पे ये वाली टर्म ही तो मैंने ये लिखा है इसको, क्योंकि यही इसका क्या होगा बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होगा सेम। तो अब हमने इसको एक छोटी टर्म बना लिया है। तो छोटी टर्म बना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेरिवेशन खत्म हो गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम आगे सॉल्व करने के लिए इसको एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना लेते हैं। जैसे एन जी म्यू बी है, और ये अपॉन डी वाई, और इसको मैं लिखूंगा अंदर लॉग। अब देखो इसको मैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनाने के लिए क्या करूंगा कि जे की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दूंगा एम जे की जगह, क्योंकि एम जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, प्लस जे टू माइनस जे। तो ई की वैल्यू मैं जब रखूंगा तो यहाँ पे ये आएगी ई की पावर प्लस जे रखूंगा मैंने एम जे की जगह, तो ये आ जाएगा अपने पास जे वाई। अब उसके बाद क्या करता जाऊंगा मैं, -1 फिर -2 फिर -3, इस तरह से करता जाऊंगा। तो प्लस फिर मैं यहाँ पे करूँगा ई की पावर जे -1 इंटू बाई, फिर प्लस ई की पावर जे -2 इंटू बाई प्लस, और ये ऐसा कर जाऊँगा मैं माइनस जे बाई तक। इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। देखो एम जे की जगह जब मैं जे की वैल्यू रखूँगा तो ये क्या जाएगा जे वाई, फिर उसके बाद में माइनस जे तक मुझे जाना है तो लास्ट में माइनस जे वाई। लेकिन जे से और यहाँ माइनस जे तक जाने के लिए मुझे एक एक कम करना पड़ता है ना, तो जे -1 वाई फिर जे -2 वाई, तो इसी तरह करते करते और मैं पहुँच जाऊँगा माइनस जे वाई तक। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरी टर्म में से ई की पावर जे वाई को कॉमन ले लूँगा यहाँ पे। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा इधर से। तो अब है एम वेक्टर अपना ये इज इक्वल टू एन जी म्यू बी, एन जी म्यू बी। डेरिवेशन देख के घबराना नहीं है, ये सिंपल सा ही डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। डी अपॉन डी वाई, फिर मैं लिखता हूँ इसको लॉग, और अंदर लॉग। अब मैं लेता हूँ ई की पावर यहाँ से जे वाई को कॉमन। अब ई की पावर मैंने जे वाई को कॉमन ले लिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई की पावर जे वाई की जगह यहाँ पे 1 प्लस। अब देखो
ई की पावर जे वाई कॉमन लिया, अब इसमें कॉमन लिया मतलब इसके डिवाइड होगा, तो इससे डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है जैसे मान लो यह है ई की पावर जे माइनस 1 इंटू वाई और ये है अपॉन में ई की पावर जे वाई, इसका मतलब यहाँ पे ई की पावर माइनस जे वाई होगा। अब जब माइनस होगा तो ये कैसे होगा, ये होगा माइनस, ये होगा अपना जे वाई माइनस वाई माइनस जे वाई, इस तरह से। अब जे वाई और जे वाई क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ बचेगा पावर में केवल माइनस वाई, तो ये होगा ई की पावर माइनस वाई प्लस, अब जे माइनस 2 में तो ये क्या होगा, ये से बना वाई आया है तो ये आएगा 2y, तो ई की पावर माइनस 2y। अब देखो इस तरह से मैं जब आगे बढ़ता जाऊंगा इसको करते करते, तो जो लास्ट में जो बचेगा अपने पास, जैसे यहाँ पहुँचे अपन ई की पावर माइनस जे वाई, अब ई की पावर माइनस जे वाई और मैंने इसको डिवाइड किया है किससे, ई की पावर माइनस जे वाई और डिवाइड किया है मैंने ई की पावर जे वाई से, तो ई की पावर जे वाई से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस जे वाई, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस 2j वाई, इस तरह से ये टर्म अपन लिख देंगे। तो ये क्या बन गई, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हमारे पास बन गई है। तो इस तरह से लिखने के लिए अब इसको हम आगे सॉल्व करने के लिए एक टर्म का यूज लेंगे, तो इसको आप एक बार लिखो जो नेक्स्ट करते हैं। इस तरह की ज्योमेट्रिकल सीरीज को सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं अपन, कि ये ज्योमेट्रिकल जो सीरीज है इसको एस होता है तो इसको करते हैं अपन एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस, ऐसे लिख देता हूँ, टू सॉल्व दिस ज्योमेट्रिकल सीरीज बी यूज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्मूला। तो वो होता है अपने पास एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन ये होता है 1 माइनस आर। अब देखो ए क्या है यहाँ पे, ए का मतलब है यहाँ पे 1 और आर क्या है यहाँ पे, आर होता है यहाँ पे आर इज इक्वल टू होता है बी अपॉन ए, बी अपॉन ए मतलब ई की पावर माइनस वाई अपॉन 1, या फिर अपन लेंगे ई की पावर माइनस 2y अपॉन 1, मतलब इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो ये आर आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, आगे एम वेक्टर इज इक्वल टू एन जी म्यू बी, फिर है अपने पास डी अपॉन डी वाई और ये है लॉग और ये है ई की पावर जे वाई यहाँ से, और यहाँ इसको लिखेंगे अपन तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ए क्या है 1, तो 1 है ये, इसको 1 लिख लिया मैंने। उसके बाद है 1 माइनस आर क्या है यहाँ पे ई की पावर माइनस वाई, तो ई की पावर माइनस वाई और आर की पावर एन। अब एन देखो एन कैसे लिखेंगे अपन, कि अपन जा रहे हैं ई की पावर माइनस 1 वाई फिर 2 वाई फिर 3 वाई 4 वाई 6 वाई, तो इस तरह अपन जा रहे हैं यहाँ पे माइनस 2j वाई। तो इसका मतलब अपन कैसे लेंगे एन को, कहाँ तक जा रहे हैं 1 से लेके 2j तक, और 2j तक जा रहे हैं और अपने पास कहाँ से चले हैं अपन यहाँ से, तो इसका मतलब इसमें ये 1 क्या है एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो n जो होगा वो होगा 2j प्लस 1। आया समझ में। एक बार और देखो कि हमको पता है कि हम e की पावर माइनस वाई से जा रहे हैं e की पावर माइनस 2j वाई, जैसे e की पावर -1 -2 फिर -3 -4, इस तरह से करते करते हम पहुंचेंगे -2j तक। तो मतलब n बता रहा है हम कि हम इसमें कहाँ तक जा रहे हैं, जो सीरीज है जो हमारी टर्म कहाँ तक जा रही है, तो ये जा रही है 2j तक, और 2j और इसमें जो 1 है ये क्या आ रहा है एक एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अपन 2j प्लस 1, तो ये यहाँ आएंगी 2j प्लस 1 हमारे पास इस तरह से, और अपॉन 1 माइनस आर तो अपन लिखेंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं, एम वेक्टर इज इक्वल टू एन जी ये म्यू बी, अब अपन लिखते हैं डी अपॉन डी वाई और लॉग। अब देखो इसको अपन ई की पावर माइनस, पहले तो इसको देखते हैं। अब ये है अपने पास लॉग के बाद ई की पावर जे वाई, अब अंदर देखते हैं ब्रैकेट में, तो ये तो ऐसे कैसे है 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई, तो ऐसे कैसे ही है। अब देखो ये है ऊपर 1 माइनस
ई की पावर माइनस बाई और ई की पावर ये है 2j प्लस 1, तो ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो ई की पावर 2j प्लस 1 माइनस और ये है अपने बाई। अब नेक्स्ट टर्म में अपन क्या करेंगे, ई की पावर जे वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर की अगली टर्म हो जाएगी एन जी म्यू बी डी अपॉन डी वाई, और ये हो जाएगा अपने पास लॉग। अब ई की पावर जे वाई को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा ई की पावर जे वाई माइनस ई की पावर, अब देखो ये है -2jy, ये है बाई, और अपन करेंगे ई की पावर जे वाई। इसका मतलब यहाँ पे देखते हैं अपन -2jy माइनस बाई, और ये आ गया प्लस का जे वाई प्लस जे वाई, और ये है अपन के ई की पावर में पूरी टर्म। तो ये क्या जाएगी, -2jy में जे वाई गया तो ई की पावर माइनस बाई, तो ई की पावर ये हो जाएगा माइनस जे वाई माइनस बाई। इसका मतलब बाई कॉमन लेंगे, -j -1, और ये आ जाएगा अपने पास क्या, बाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे तो j प्लस 1 और बाई, ये टर्म जो है यहाँ पे आएगी। तो e की पावर यहाँ आ जाएगी -j प्लस 1 इंटू बाई, और अपॉन ये टर्म ऐसे कैसे ही 1 माइनस ई की पावर माइनस बाई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ये, और यहाँ से इस तरह ये। अब ये टर्म दिख रही है क्या, इसको एक बार देखता हूँ, फ़ोन में दिख रही है, इस तरह से भी यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यही नहीं दिख रहा, ये जो आया है ये आया है माइनस जे प्लस 1, और आया है यहाँ पे बाई ये। अब देखो ये अपन ने एक्स्ट्रा काम किया है, तो एक बार इसको आप उतारो, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब हम इस टर्म को आगे सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे, ये एम वेक्टर का ही चल रहा है, एम वेक्टर इक्वल टू एन जी म्यू बी। अब देखो एन जी म्यू बी डी अपॉन डी वाई, और ये इधर आएगा लॉग, और अंदर में है ई की पावर जे वाई, लॉग के अंदर में ई की पावर जे वाई। इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, एम वेक्टर इज इक्वल टू एन जी म्यू बी डी अपॉन डी वाई लॉग, अंदर है ई की पावर जे वाई, और ये है माइनस ई की पावर माइनस जे प्लस 1 जे प्लस 1 बाई अपॉन यह 1 माइनस ई की पावर माइनस बाई। इस तरह से अपन इसको कर देंगे यहाँ। अब अपन क्या करते हैं, इस टर्म को ऊपर और नीचे दोनों साइड ई की पावर बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये करेंगे ई की पावर बाई अपॉन 2 ऊपर और अपॉन ई की पावर बाई अपॉन 2 नीचे, इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा ये एन जी म्यू बी, और अगेन आ जाएगा डी अपॉन डी वाई, ये लॉग, और अंदर जो बनेगा वो बनेगा जैसे ई की पावर जे वाई, और ये क्या इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर जे वाई, और प्लस ये हो जाएगा बाई अपॉन 2। इसका मतलब है जे प्लस हाफ, और ये आ जाएगा बाहर बाई। इस तरह से बन जाएगा ये। देखो ई की पावर जे वाई, फिर है प्लस बाई अपॉन 2, तो बाई कॉमन जे प्लस हाफ, तो ये बन जाएगा जे प्लस हाफ, और ये बाई, तो ये बन जाएगा ई की पावर जे प्लस हाफ और बाई माइनस। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर, जैसे ये है ई की पावर माइनस जे प्लस 1, मतलब ये है जे वाई प्लस बाई। अब इसमें प्लस बाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये माइनस बाई है यहाँ पे, ई की पावर जे वाई माइनस बाई, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस जे प्लस हाफ और बाई। इस तरह से ये सॉल्व होगा। बाई 2 को इसमें से मल्टीप्लाई किया -1/2, फिर माइनस कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस जे प्लस हाफ और बाई, इस तरह से आ जाएगा ये। तो इसको अपन लिख देंगे ई की पावर माइनस जे प्लस हाफ, और ये हो गया अपने पास बाई।
और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये तो है e की पावर बाई अपॉन 2 और माइनस e की पावर, अब e की पावर माइनस बाई और e की पावर बाई अपॉन 2। अब यहाँ पे जो ये टर्म बनेंगे e पर माइनस बाई अपॉन प्लस बाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा e पर माइनस बाई 2 बाई अपॉन 2। इस तरह से ये टर्म यहाँ पे बन जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन, एन जी म्यू बी ये है अपॉन डी वाई। अब अपन क्या करेंगे, जो ये टर्म है ये, इसको अपन 2j प्लस 1 अपॉन 2, इसको भी अपन 2j प्लस 1 अपॉन 2, फिर इसको भी, और ऊपर नीचे अपन क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म में इसकी पावर में j से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे एन जी म्यू बी डी डी वाई लॉग, ये आ जाएगा e की पावर 2j प्लस 1 अपॉन 2, और ये है अपने पास बाई, माइनस e की पावर माइनस 2j प्लस 1 अपॉन 2, और ये भी है अपने पास बाई, फिर है अपॉन में e की पावर बाई अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस बाई अपॉन 2। इस तरह से अपन ने ये सॉल्व कर दिया है। अब एक बार आप यहाँ तक लिखो, फिर इसको नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ तक इस तरह से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये लिखते हैं अपन m वेक्टर इज इक्वल टू एन जी म्यू बी। अब ये है अपन डी वाई ये। अब अपन क्या करते हैं, इसमें ऊपर भी j और इसमें नीचे भी j से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी पावर में। ऐसे यहाँ करेंगे पावर में मल्टीप्लाई, ऊपर j नीचे j, इस तरह से ही अपन नीचे भी करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो e की पावर में अपन j बाई j से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी वाई लॉग, ये आ जाएगा अपने पास e की पावर 2j प्लस 1 अपॉन 2j, और ऊपर आ जाएगा यहाँ j बाई माइनस e की पावर माइनस 2j प्लस 1 अपॉन 2j, और ये आ जाएगा अपने पास j बाई अपॉन में वही आ जाएगा e की पावर j बाई अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस j बाई अपॉन 2। इस तरह से हो जाएगा। ये इधर दिख रहा है कि नहीं, हाँ आया समझ में। इसको अपन ने क्या किया है, ऊपर भी जैसे मल्टीप्लाई और नीचे भी जैसे मल्टीप्लाई, इस तरह से यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू मान लेंगे यहाँ पे j बाई, एक्स इक्वल टू j बाई, यहाँ पे मान लेंगे अपन x इक्वल टू j बाई, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू हो जाएगा j डी वाई। तो यहाँ से जो डी वाई आएगा वो आएगा अपने पास dx अपॉन j हमारे पास, इस तरह से। अब इसको अपन ऐसे चेंज कर देंगे, तो इस तरह से चेंज करेंगे अपन। तो देखो अपन सबसे पहले कैसे करेंगे, m वेक्टर इज इक्वल टू एन जी म्यू बी, ये आ गए अपने पास। अब है अपने पास d अपॉन डी वाई, तो d अपॉन डी वाई जब हमारे पास है सबसे पहले, तो d अपॉन डी वाई, तो डी वाई को अपन लिख देंगे डी एक्स अपॉन जे, तो ये लिख देंगे d अपॉन डी एक्स अपॉन ऊपर j, इस तरह से। यह है ना समझ में, डी वाई को अपन लिखेंगे डी एक्स अपॉन जे, तो ये आ गया डी एक्स अपॉन जे इधर ये। अब इधर आ गया अपने पास लॉग e की पावर, इसको लिखेंगे अपन e की पावर 2j प्लस 1 अपॉन 2j, और जो अपन ने ये j बाई माना है इसको लिख देंगे अपन यहाँ पे ऐसे कैसे x माइनस e की पावर माइनस 2j प्लस 1 अपॉन 2j, और इसको लिख देंगे अगेन यहाँ पे x, और ये टर्म इतनी बड़ी आएगी यहाँ। और नीचे भी अपन क्या करेंगे, e की पावर x अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, इस तरह से। क्योंकि जे वाई को अपन ने क्या मान लिया यहाँ पे, x मान लिया, डी एक्स इक्वल टू जे डी वाई, और डी वाई की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन जे। अब देखो, अब मैं अगेन ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये टर्म को भी मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे नीचे वाली टर्म में करेंगे, जैसे इक्वल टू एन जी म्यू बी, और ये आ गया अपने पास जे, तो डी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया लॉग, और ये आ गया अपने पास 2 e की पावर 2j प्लस 1 अपॉन
2j और ये आ गया अपने पास x माइनस e की पावर 2j प्लस 1 अपॉन 2j और ये आ गया अपने पास x और ये माइनस में इस तरह से, और ये आ गया नीचे भी 2 e की पावर x अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। दिख रहा है, ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने इसको। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट लिखते हैं। अब देखो, अब जो ये ऊपर वाली टर्म है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन हाइपरबोलिक। जैसे साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x, ये क्या होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो अब देखो ये पूरी टर्म दिख रही है नहीं दिख रही है, एक एंगल साइन हाइपरबोलिक e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, और जो ये नीचे वाली टर्म है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ साइन हाइपरबोलिक। यहाँ अगर मैं लिखूँगा m वेक्टर इज इक्वल टू एन जी म्यू बी, और ये लिखूँगा d अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ लिखूँगा log, और मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ यहाँ इस तरह से मैं लिखूँगा इसको साइन हाइपरबोलिक 2j प्लस 1 अपॉन 2j, और ये आ गया अपने पास x, साइन हाइपरबोलिक 2j प्लस 1 अपॉन 2j इंटू एक्स, अपॉन में भी आ जाएगा क्या, साइन हाइपरबोलिक, और ये आ जाएगा अपने पास x अपॉन 2, x अपॉन 2 हमारे पास, और x अपॉन 2j है ये, क्योंकि अपन ने यहाँ भी क्या लिया था, j से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे, तो ये भी क्या आएगा 2j आएगा, 2j लिख दिया। यहाँ भी क्या है 2j है, ये लिख देना है, ये ध्यान नहीं भूलना है, ऊपर 2j है, ये भी 2j है, हाँ इस तरह से। तो x अपॉन यहाँ पे 2j, इस तरह से इसको लिख के ये। अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ मैं, m वेक्टर इक्वल टू, अब देखो log a अपॉन b को मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b, तो यहाँ पे जो है log a अपॉन b, इसको मैं लिख सकता हूँ log a माइनस log b। अब मैं यहाँ से इसको लिखूँगा तो m वेक्टर इक्वल टू एन जी म्यू बी। अब इसको मैं लिखूँगा देखो d अपॉन डी एक्स log साइन हाइपरबोलिक 2j प्लस 1 अपॉन 2j इंटू एक्स माइनस, ये माइनस, और यहाँ लिखूँगा मैं log साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 2j। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब एक बार इसको लिखो, फिर अपन इधर सॉल्व करते हैं। अब ये टर्म जब अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये m वेक्टर इज इक्वल टू एन जी म्यू बी, ये तो ऐसे कैसे ही, लेकिन जब हम x के रिस्पेक्ट में इस पूरी टर्म का क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, log x का वही होगा log x का 1 अपॉन, ये पूरी टर्म x मानेंगे तो 1 अपॉन x, फिर इस पूरे इस टर्म का करेंगे अपन। तो इसको अपन किस तरह कर सकते हैं, तो ये लिखेंगे अपन यहाँ से m वेक्टर इज इक्वल टू एन जी म्यू बी, और फिर करेंगे अपन इसका, ये करेंगे 1 अपॉन, सबसे पहले इसका करेंगे log 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2j प्लस 1 अपॉन 2j इंटू एक्स। उसके बाद इस पूरी टर्म का करेंगे ऊपर, तो साइन का क्या हो जाएगा ऊपर, कॉस हाइपरबोलिक 2j प्लस 1 अपॉन 2j इंटू एक्स, इस तरह से ये हो गया log एक टर्म का। माइनस करेंगे तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इस टर्म का करेंगे, तो ये भी क्या है x, तो log x 1 अपॉन एक्स, उसके बाद इस पूरी टर्म का करेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 2j, x अपॉन 2j, और अब साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 2j का ऊपर करेंगे तो ये है कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन 2j। अब हमारे एक गलती यहाँ से
थोड़ी सी हो गई है। जैसे अब देखो, अब अंदर हमने इसका कर दिया, लेकिन यहाँ 2j + 1 x इस टर्म का भी होगा, तो इस टर्म का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2j + 1। तो यहाँ जो आगे आएगी ये टर्म, यहाँ पे इसको लिखेंगे अपन 2j + 1 अपॉन, चलो इसको दोबारा लिखते हैं इस टर्म को एक बार मिटा के यहाँ से, तो इसको लिखते हैं अपन Ng/μb, फिर करते हैं अपॉन, सबसे पहले साइन हाइपरबोलिक 2j + 1 अपॉन 2j, और ये है x। अब इसका होगा ऊपर, तो ये होगा, इसका होगा 2j + 1 अपॉन 2j, फिर है इसका कॉस हाइपरबोलिक 2j + 1 अपॉन 2j, और ये है अपना x, फिर माइनस होगा तो x अपॉन 2j, तो ये आ गया ऊपर 1 अपॉन 2j, 1 अपॉन 2j, फिर आएगा कॉस, सेम होगा तो कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन 2j, इस तरह से अपॉन में होगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन 2j। इस तरह से इसका पूरा डेरिवेशन हमने एक बार में ही कर दिया है, इस तरह से। अब ये जो बन जाएगा इस पूरी टर्म का 2j + 1 अपॉन 2j कॉन्स्टेंट, फिर कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा अपने पास m वेक्टर इज इक्वल टू, अरे वो j रह गया यहाँ से, एक j भी तो है, यहाँ j है, यहाँ पे भी j है, इस तरह, तो यहाँ से आ जाएगा Ng/μb j, तो यहाँ से Ng/μb j, और ये आ जाएगा अपने पास 2j + 1 अपॉन 2j, फिर आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक 2j + 1 अपॉन 2j, और ये है अपने पास x, फिर अगेन माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन 2j कॉट हाइपरबोलिक x अपॉन 2j, इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये जो पूरा फंक्शन आया है 2j + 1 अपॉन 2j कॉट हाइपरबोलिक 2j + 1 अपॉन 2j x माइनस 1 अपॉन 2j कॉट हाइपरबोलिक x अपॉन 2j, ये पूरा जो फंक्शन है वो हो जाएगा bn(x), जिसको हम बोलते हैं बिरलॉन्ग फंक्शन। तो इसको अपन लिख सकते हैं m वेक्टर इज इक्वल टू Ng/μb j, और इसको मैं लिख सकता हूँ bn(x), इस तरह से ये जो डेरिवेशन है। और ये जो टर्म आई है वो आएगी शायद 8, इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ पे जो bn(x) है, हेयर bn(x), ये जो होता है वो होता है बिरलॉन्ग फंक्शन, और बिरलॉन्ग फंक्शन होता है तो इसकी जो वैल्यू है bn(x) क्या होती है 2j + 1 अपॉन 2j कॉट हाइपरबोलिक 2j + 1 अपॉन 2j इंटू x माइनस 1 अपॉन 2j और कॉट हाइपरबोलिक x अपॉन 2j, ये क्या होती है इसकी कंप्लीट वैल्यू होती है। तो ये हमेशा अपन को याद रखनी है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक बार यहाँ तक लिखो। अब जिस तरह से हमने जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने हाई मैग्नेटिक फील्ड और लो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या किया था, फिर सॉल्व किया था इसको। तो इस यहाँ भी अपन इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट वो लेंगे यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और हाई मैग्नेटिक फील्ड के x इज ग्रेटर देन 1 हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है। तो x इज ग्रेटर देन 1 आ गया है। तो यहाँ पे हम मानेंगे x का मतलब यहाँ पे अपन y, जो अपन ने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था, क्या किया था अपन ने y को G/μb b अपॉन kb t, जो कि ग्रेटर देन 1 कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये। अब देखो जब हम
ग्रेटर ग्रेटर देन 1 इसको कंसीडर करते हैं तो जो कोट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है हमारे पास 1 निकल के आती है। जैसे अपन ने बताया था कि कोट हाइपरबोलिक एक्स, तो इसको अपन कैसे निकालते हैं, ई पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स प्लस ये आता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर। अब एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन जब 1 होता है तो इसका इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, तो ये हो जाती है वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, तो ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स क्या आता है अपने पास 1 निकल के आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये है कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये कॉट हाइपरबोलिक एक्स को अपन एक्स मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ये जो है ये भी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ तो बचेगा 1/2j, सॉरी। तो एम वेक्टर की वैल्यू अपन लिखेंगे यहाँ n g म्यू बी j। तो यहाँ से लिखेंगे अपन, ये बचेगा अपने पास अंदर 2j + 1/2j माइनस 1/2j। और ये जो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बी एन एक्स आया है हमारे पास, बाई इज ग्रेटर ग्रेटर देन 1, इसके लिए जो अपने बिरलों फंक्शन बी एन एक्स है, इसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 1 निकल के आती है। ये बिरलों फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 निकल के आती है। तो 1 निकल के जब आएगी तो यहाँ से जो एम वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन जी म्यू बी और जे, इस तरह से। और ये ही क्या है अपना सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, मतलब हाई टेम्परेचर जब होगा या फिर हाई मैग्नेटिक फील्ड जब होगा, जब क्या होगा, जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू पे क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, जैसा कि हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रूव किया था हाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और इसी को बोलते हैं अपन एम वेक्टर इज इक्वल टू एम एस वेक्टर। इस तरह से अपन इसको लिख देंगे। ये है इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ तक लिखो, फिर हम करते हैं इसको लो मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब लो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ बाई इज लेस देन 1 कर देंगे और इसी तरह अपन इसको सॉल्व कर देंगे। तो वहाँ अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो करो, एक बार करते हैं। जब हम लो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं इसका मतलब है बाई इज लेस देन 1। यहाँ पे है लो मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करेंगे इस तरह, तो अब देखो तो इसमें क्या है, जी बाई की वैल्यू जी म्यू बी बी अपॉन के बी टी इज लेस देन 1। तब हम इसकी बात करते हैं तो जब बिरलों फंक्शन होता है जिसमें कॉट हाइपरबोलिक की जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, उनका एक्सपेंशन करते हैं। तो जैसे कॉट हाइपरबोलिक एक्स, तो इस पूरी को अगर मैं एक्स मानूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, कॉट हाइपरबोलिक क्या होता है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन 1/x प्लस x/3। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन कर लेते हैं तो ये पूरी वैल्यू x है, तो इसका मतलब है 2j/2j + 1 और 1/x प्लस 2j + 1/2j x/3। इस तरह से इसका एक्सपेंशन होगा एक टर्म का। फिर कॉस हाइपरबोलिक x/2j जो है उसका एक्सपेंशन जो होगा वो करेंगे अपन, ये होगा 2j/x प्लस x/2j × 3। इस तरह से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब जब इसका एक्सपेंशन करने के बाद इसको जब हम एम जो मैग्नेटाइजेशन हमारे पास आया था उसके फॉर्मूले में रखेंगे बिरलों फंक्शन के साथ, तो कैसे रखेंगे, एन जी म्यू बी जे। तो अब बाहर आएगा इसमें 2j + 1/2j और यहाँ से और यहाँ तक क्या आया है, कॉस हाइपरबोलिक और इसकी वैल्यू ये माइनस जो 1/2j उसमें है मल्टीप्लाई में, और जो कॉट हाइपरबोलिक x/2j उसका एक्सपेंशन क्या है, ये वाली टर्म। जब हम इस अंदर वाली पूरी टर्म को प्लस माइनस करके कैलकुलेशन करके जब सॉल्व करेंगे लास्ट में, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी लास्ट में निकल के आएगी j + 1/j और ये है x/3। अब यहाँ से देखो एन जी म्यू बी जे और ये j + 1/j और x/3, तो यहाँ से j यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट करते हैं इसको, तो नेक्स्ट करते हैं अपन, तो हमने माना था कि बाई x = जे बाई हमने कंसिडर किया था एक टाइम पे, x = जब जे बाई कंसिडर किया था ये क्या हो जाएगा, x = j और बाई की वैल्यू क्या है, ये बाई की वैल्यू है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन ए।
तो ये है जी म्यू बी बी अपॉन के वी टी। अब देखो इस वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट करते हैं एम में, तो एम में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास एन जी म्यू बी। अब अपने पास आएगा यहाँ पे जे प्लस 1 और ये जे, और ये है जे प्लस 1, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई में जी म्यू बी बी अपॉन ये है अपॉन 3, तो अपॉन में आ जाएगा इसमें 3 के वी टी। अब देखो जी स्क्वायर हो जाएगा, म्यू बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आएगा अपने पास एन जी स्क्वायर म्यू बी का स्क्वायर जे प्लस 1 एन जी स्क्वायर म्यू बी का स्क्वायर जे प्लस 1 और बी अपॉन 3 के वी टी। अब अपन को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, काई की वैल्यू है एम अपॉन एच, तो यहाँ बी जो है इसको लिख देंगे अपन म्यू नॉट एच। तो मैग्नेटाइजेशन एम इज इक्वल टू एन जी स्क्वायर म्यू बी का स्क्वायर जे, और यहाँ पे जे प्लस 1 और ये है म्यू नॉट एच, हम इसको लिख सकते हैं अपॉन में 3 के वी टी। अब जब हम काई लिखेंगे तो ये लिखेंगे एम अपॉन एच, और इस एच को अपन इस एम के नीचे ले आएंगे तो इधर बच जाएगा अपन के पास एन जी स्क्वायर म्यू बी का स्क्वायर जे, ये यहाँ लिख देते हैं म्यू नॉट, और ये है जे प्लस 1 अपॉन 3 के वी टी। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, काई की वैल्यू आ गई, जो कि क्या आई है, पॉजिटिव आई है, और टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी कैसे आई है, एंटी प्रोपोर्शनल। अब हम इसको आगे जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या करना है, अब तो ये ख़त्म ही हो गया, काफ़ी लंबा ये डेरिवेशन हो चुका है, तो इसको आपको ढंग से थोड़ा सा पढ़ना है। ये देखो, तो इसमें जो काई आया है हमारे पास वो आया है एन जी स्क्वायर म्यू बी का स्क्वायर, ये आया है म्यू नॉट जे प्लस 1 अपॉन 3 के वी टी, और ये अपना लो मैग्नेटिक फील्ड पे एट लो मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या हो जाएगा, काई इज एंटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमारे पास, और ये हो गया इसका फाइनल। और ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा, काई का और टी का हमारे पास ये बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया काई इज एंटी प्रोपोर्शनल 1/T, और ये हो गई अपने पास थ्योरी ऑफ वो क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म खत्म। क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और इस तरह से आप इसका पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। तो लिखो इसको, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।